मध्य प्रदेश में खिलेगा कमल या कमलनाथ पर भरोसा जताएगी जनता। अंचलवार क्या है चुनावी गणित, देखिए एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम। सबसे पहले देखिए विंध्य और मध्य क्षेत्र का एनालिसिस वरिष्ठ पत्रकार अविनाश ठाकुर के साथ। जैसा सभी को इंतजार था एग्जिट पोल्स का, तो एग्जिट पोल आ गए हैं और हम एग्जिट पोल में विंध्य का सियासी समीकरण आपको बताने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ ईटीजी के सर्वे में चुनावी क्षेत्र विंध्य की 30 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। भाजपा यहां 14 से 16 और कांग्रेस 13 से 15 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। वहीं सर्वे में अन्य को 1 से 2 सीटें दी गई हैं, यानी मुकाबला यहां टक्कर का है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के साल 2018 के चुनाव में विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विंध्य क्षेत्र की 30 में से 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस क्षेत्र का सियासी इतिहास ऐसा रहा है जहां से अलग अलग विचारधारा वाले दलों को मौका मिलता रहा है। कांग्रेस की नजर इस बार के चुनाव में इस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की है, जबकि आम आदमी पार्टी भी राज्य में पहली जीत दर्ज करना चाहेगी। इस बार के विधानसभा चुनाव में राज्य की मुख्य विपक्षी कांग्रेस अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश करती इन एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रही है। वहीं राज्य की सियासी तस्वीर में अपेक्षाकृत नया दल आम आदमी पार्टी भी अपना दखल देने आ गया है। इस क्षेत्र से विधानसभा में प्रवेश की उम्मीद लगाई बैठी है आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे इस क्षेत्र में 30 विधानसभा सीटें हैं। ये मध्य प्रदेश के 9 पूर्वी जिलों रीवा, शहडोल, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया और मैहर और मऊगंज जिले में फैला हुआ है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में इस क्षेत्र के सिंगरौली शहर की महापौर की सीट जीतकर विंध्य क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी थी। महापौर और आपकी प्रदेश इकाई की अध्यक्ष रानी अग्रवाल अब सिंगरौली विधानसभा से भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाले राजनीतिक दल की इस क्षेत्र से उम्मीदें होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहां से प्रदेश में 3 बार बसपा सांसद चुनने का इतिहास और मैहर के पूर्व भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी द्वारा नवगठित राजनीतिक दल विंध्य जनता पार्टी क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। त्रिपाठी भी 2003 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के लिए चुने गए थे और इस बार उन्होंने अपनी ही पार्टी बनाकर ताल ठोकी है। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सियासत का हॉट स्पॉट विंध्य को कहा जा रहा है। यहां पीएम मोदी, प्रियंका गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई चुनावी रैलियां और सभाओं को संबोधित किया है। हालांकि विंध्य बीजेपी का गढ़ है। यहां पिछले चुनाव में, जैसा हमने पहले भी बताया, कि 30 में से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और कहा जा रहा है कि सत्ता की चाबी यहीं से होकर निकलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से पहले विंध्य का 4 बार दौरा कर चुके हैं। शहडोल के पकरिया में उन्होंने चौपाल लगाई, चुनावी रैलियों को संबोधित किया। और अब जिक्र करेंगे मध्य क्षेत्र का, तो साल 2018 के चुनाव में भाजपा को नर्मदापुरम संभाग में, जो मध्य क्षेत्र में आता है, वहां ओवरऑल नुकसान उठाना पड़ा था और 11 में से भाजपा के खाते में 7 तो कांग्रेस को 4 सीटें मिली थी, जबकि 2013 के विधानसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें भाजपा के पास थीं। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर ही जीत हासिल कर सकी थी। कांग्रेस ने बैतूल की 4 सीटों, मुल्ताई, बैतूल, घोड़ा डोंगरी और भैंसदेही पर उलटफेर करते हुए भाजपा से ये सीटें छीन ली थीं, जबकि इसी जिले की आमला सीट भाजपा के पास बरकरार रही। बैतूल में भाजपा ने 4 सीटें गंवाई। साल 2018 के चुनाव में भाजपा को नर्मदापुरम संभाग में ओवरऑल नुकसान उठाना पड़ा था। और अब जिक्र करेंगे मध्य क्षेत्र के भोपाल जिले का, जहां पिछले 3 दशक में बीजेपी के गढ़ में ये पूरा क्षेत्र तब्दील हो गया है। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान सत्तारूढ़ दल इसे हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार राजधानी की 7 में से 3 सीटें जीतकर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। भोपाल जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 6 शहर के भीतर हैं। भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य और नरेला शहरी सीटें हैं और हुजूर और गोविंदपुरा को अर्धशहरी और बैरसिया को ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। और इन 7 सीटों में से सबसे मजबूत किला कांग्रेस का जो है वो उत्तर माना जाता है। भोपाल उत्तर में इस बार दिलचस्प सियासी जंग देखने को मिल रही है। 1990 के बाद पहला चुनाव है जब 6 बार के विधायक आरिफ अकील स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ रहे और उनके बेटे आतिफ अकील को मैदान में उतारा गया है। आरिफ यहां केवल 1 बार 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बीजेपी उम्मीदवार से हारे थे। हालांकि उनके बेटे के लिए यहां जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि उनके चाचा आरिफ के भाई आमिर अकील और कांग्रेस के एक अन्य बागी नासिर इस्लाम भी इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य क्षेत्र के ये 2 इलाके नर्मदापुरम और भोपाल जिले में
कहीं ना कहीं कांटे का मुकाबला है और बढ़त हालांकि कुछ सर्वे में बीजेपी को दिखाई जा रही है तो कहीं कड़ी टक्कर बताई जा रही है, लेकिन परिणाम ही बताएंगे कि जीत किसके सिर आई। अब रुख करते हैं ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड का। जानते हैं चुनावी गणित वरिष्ठ पत्रकार विजय नंदन से। एमपी की सत्ता चंबल क्षेत्र में सिंधिया राज परिवार की तूती बोलती है। 2018 के विधानसभा चुनाव की ही बात करें तो यहां कांग्रेस ने करिश्माई प्रदर्शन किया था। यह चुनाव ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर लड़ा गया था। ये भी कहा जाता है कि पिछले 15 साल के कांग्रेस के सूखे को इस चुनाव की जीत के बाद ही सत्ता की हरियाली मिली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल क्षेत्र की 34 सीटों में से 26 पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। बीजेपी को सिर्फ 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। एक सीट अन्य के खाते में गई थी। इस अंचल की राजनीति पर ही नहीं, मध्य प्रदेश की सियासत में भी सिंधिया परिवार का दखल रहा है। इसकी शुरुआत की राजमाता विजय राजे सिंधिया ने। आजादी के बाद राजमाता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई थी। वे कांग्रेस से विधायक रहीं, लेकिन इस परिवार ने अपने सम्मान की खातिर बगावत करने में भी गुरेज नहीं किया। बात 1967 की है, जब राजमाता विजय राजे सिंधिया का द्वारका प्रसाद मिश्र से विवाद हो गया और उन्होंने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ जनसंघ ज्वाइन कर लिया और प्रदेश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनवाई। राजमाता विजय राजे सिंधिया के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना सियासी सफर कांग्रेस के साथ शुरू किया, लेकिन 2020 में कमलनाथ से सियासी वर्चस्व की जंग के चलते उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके पीछे उन्होंने किसानों की कर्ज माफी और जनता से किए वादों को पूरा नहीं करने को वजह जरूर बताई, लेकिन सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना, क्योंकि इस परिवार के साथ ऐसा दूसरी बार हुआ। उनके पिता श्रीमंत माधवराव सिंधिया भी कांग्रेस की गुटबाजी के कारण मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। कहा जाता है कि सिंधिया के मन में ये कसक भी थी। सिंधिया राज परिवार की सियासत की ये बात पुरानी हो गई। बात इस साल के चुनाव की करें। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद क्या वही परिणाम बीजेपी को मिलेंगे जो 2008 में सिंधिया के रहते कांग्रेस को मिले थे? क्योंकि इस रीजन में बीजेपी के दिग्गजों ने भी चुनावी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन एक दिन पहले आए एग्जिट पोल के अनुमान सिंधिया परिवार का करिश्मा फीका होते बता रहे हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से बीजेपी को 4 से 8, कांग्रेस को 26 से 30 और अन्य को 2 सीटें मिलती दिखाई गई है। ग्वालियर चंबल के अन्य एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। यदि ये आंकड़े नतीजों में परिवर्तित हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति की राह आसान नहीं होगी। बीजेपी में उनके विरोधी और मुखर हो जाएंगे। आने वाले आम चुनाव में उनको मुश्किल होगी। लेकिन ये भी सही है कि एग्जिट पोल के रुझान कभी कभी गलत साबित भी हुए हैं। अब 3 दिसंबर का ही इंतजार करना होगा जब नतीजे सामने आएंगे। मालवा निवाड़ का हाल जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा की हमारी खास पेशकश। एग्जिट पोल आ गए हैं और मध्य प्रदेश के जो एग्जिट पोल हैं उनमें ज्यादातर में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया जा रहा है। अगर हम अंचल वाइज जो गणना करें या एनालिसिस करें तो पाते हैं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाजपा के लिए मालवा निमाड़ का जो अंचल है वो रहा है। इस बार वहां पर भाजपा ने कैसा प्रदर्शन किया है और वो सरकार बनाने में क्यों इतना महत्वपूर्ण होता है, इस मसले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार मनीष कुमार अग्रवाल, जो कि मालवा और निमाड़ पर जिनकी अच्छी पकड़ है और विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है चौथा खंबा पर आपका। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि मालवा निमाड़ इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए राशिद, ये मालवा निमाड़ क्षेत्र जो है हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है और इसके बारे में एक चीज़ काफ़ी प्रसिद्ध है कि यहाँ से जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं सरकार वही बनाती है।
तो ये माना जाए कि सरकार बनाने में जो मालवा निमाड़ है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इस बार के जो एग्जिट पोल हैं वहां पर भाजपा कैसा प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है, और पहले जो प्रदर्शन 2018 की अगर हम बात करें कैसा क्या रहा था? देखिए, जो एग्जिट पोल आए हैं इस बार, उसमें अगर हम कुछ महत्वपूर्ण चैनलों के और न्यूज एजेंसीज के, सर्वे एजेंसीज को शामिल करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि एबीपी न्यूज सी वोटर के जो एग्जिट पोल हैं वो मालवा रीजन के 45 सीटों में कांग्रेस को 15 से 19 सीटें दे रहे हैं, बीजेपी को 26 से 30 सीटें दे रहे हैं, जबकि अन्य को 0 से 1 सीट मिल रही है। इसका मतलब है कि एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो एग्जिट पोल है वो भाजपा को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम निमाड़ रीजन की सीटों की बात करेंगे तो उनमें 28 सीटें आती हैं, जिनमें से कांग्रेस को 14 से 18 सीटें दी गई हैं, जबकि बीजेपी को 10 से 14। मतलब यहाँ पे कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में दिख रही है निमाड़ में। और मालवा में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, अगर 2018 की अगर हम चुनाव की बात करें तो 2018 में किस तरह का प्रदर्शन रहा था मनीष? देखिए, 2018 में कांग्रेस ने 35 सीटें जीती थी, और इन 35 सीटों के जीतने के बाद ही कमलनाथ सीएम बने थे। जो मैंने आपसे पहले भी बात की कि जिसकी सीटें यहाँ पे ज्यादा आती हैं उसी की सरकार बनती है। तो मालवा निमाड़ की अगर हम बात करें तो 2018 में कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई थी, और इस बार की अगर हम बात करें 2023 के जो अभी तक एग्जिट पोल आए हैं उसमें भाजपा बढ़त बनाए हुए है। मनीष, अगर हम बात करें, आप ग्राउंड पे भी गए हैं, वहां पर लोगों से बात की है, किस तरह का क्या माहौल था और किस तरह की तासीर है मालवा निमाड़ की? देखिए, मालवा तासीर में अगर हम बात करेंगे ना तो वहां पे 66 सीटें हैं, जिनमें से 22 सीटें जो है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र से आती हैं। मतलब वहाँ पे आदिवासियों का वोट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि इन 22 सीटों में से 10 सीटों पे जयस जो संगठन है आदिवासियों का, वो अपने उम्मीदवार उतारे उन्होंने, और उन्होंने पूरी दमखम से वहाँ पे चुनाव लड़ा है। और इन 10 सीटों पे कांग्रेस और भाजपा दोनों की हवा टाइट है। दोनों ही पार्टियों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो आदिवासी वोट है वो किन के पास गए हैं। तो जैस अगर हम मनीष जी हम बात करें तो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा है? अगर जैस ने वोट काटे हैं या मजबूती से पूरा चुनाव लड़ा है तो इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा, कांग्रेस को या भाजपा को? देखिए, जयस ने दोनों ही पार्टियों के वोट काटे हैं, तो हो सकता है कि कुछ सीटों पे भाजपा को नुकसान उठाना पड़े और कुछ एक सीटों पे कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है जयस की वजह से। तो अभी तक जो एग्जिट पोल आए हैं, इन एग्जिट पोल्स में मालवा निमाड़ में भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने मालवा निमाड़ की तासीर से लेकर वहां के पूरे सियासी गणित को बताया है। उन्होंने जैस की मौजूदगी को बताया, उन्होंने आदिवासी वोट बैंक को बताया, और बताया कि क्यों मालवा निमाड़ सरकार बनाने में महत्वपूर्ण है, वहां की सीटों की अहमियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। महाकौशल के मन में क्या है बता रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत शर्मा। नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं चौथा खम्बाता डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान मैंने महाकौशल क्षेत्र को कवर किया था। 5 जिले यहां से आते हैं। हालांकि 48 घंटे के बाद में यह स्थिति साफ हो जाएगी कि सर पर ताज कांग्रेस के सज रहा है या फिर भाजपा के। लेकिन महाकौशल के का जो गणित है वो क्या कहता है? दरअसल यहां से 2 केंद्रीय मंत्री, 2 सांसदों को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। पहले केंद्रीय मंत्री की यदि बात कर ली जाए, जिनका नाम प्रहलाद पटेल है, उनको नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है। प्रहलाद पटेल के अपोज में कांग्रेस से लाखन सिंह पटेल लड़ रहे हैं। लाखन पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जिनको प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल हरा चुके हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस बार कांग्रेस जो नरसिंहपुर से सीट की यदि बात कर ली जाए तो वो कमजोर मानी जा रही थी, जिसके चलते प्रहलाद पटेल को यहां से टिकट दिया गया है। और विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने इस जगह को भी कवर किया है, तो यहाँ की यदि स्थिति की बात कर ली जाए तो प्रहलाद पटेल की स्थिति यहां से बेहतर दिखाई दे रही है। हम नरसिंहपुर जिले की बात बाद में करेंगे। दूसरे मंत्री की यदि बात कर ली जाए, उनका नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते, मंडला से ये आते हैं और निवास विधानसभा क्षेत्र से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। तीसरा बड़ा नाम आते हैं राकेश सिंह, जो जबलपुर से हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं।
जबलपुर पश्चिम से इनको उतारा गया है। अपोज में यदि बात कर ली जाए तो तरुण भानोट, जो 15 महीने की सरकार थी जिसमें वो वित्त मंत्री थे, वो इनके खिलाफ में चुनाव लड़ रहे हैं। टक्कर कांटे की बताई जा रही है। चौथा नाम आता है नरसिंहपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र है गाडरवारा, जहां से राव उदय प्रताप सिंह को उतारा गया है। दरअसल राव उदय प्रताप सिंह जो है वो होशंगाबाद क्षेत्र से चौथी बार के सांसद हैं। इस बार उनको गाडरवारा विधानसभा क्षेत्र से उतारा गया है। इनकी टक्कर वहां से कांग्रेस की सुनीता पटेल हैं, जो राहुल भैया खेमे की नेता कही जाती हैं, उनको उतारा गया है। कड़ी टक्कर यहां पे भी देखने को मिल रही है। पांचवा नाम है पूर्व राज्यसभा सदस्य रही हैं संपतिया उइके, जिनको मंडला से ही प्रत्याशी बनाया गया है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जबलपुर की। और चौथा यदि बड़े नामों में यदि बात कर ली जाए तो कांग्रेस की तरफ से एक नाम और है, जिनका नाम है कमलनाथ। छिंदवाड़ा महाकौशल का बड़ा गढ़ कहा जाता है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं, वो लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बंटी साहू को मैदान में उतारा गया है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं टक्कर है, लेकिन विधानसभा चुनाव के कवरेज के दौरान दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दरअसल बंटी साहू जो है वो पहले भी कमलनाथ से चुनाव हार चुके हैं। अब आते हैं मैन महाकौशल जिसको कहा जाता है, वो है जबलपुर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरे चुनाव के दौरान कवरेज में ये देखने को मिला है कि कांग्रेस बीजेपी की तरफ से यदि कोई मास्टर स्ट्रोक था तो वो थी लाडली लक्ष्मी बहना। और इस लाडली लक्ष्मी बहना की शुरुआत ही महाकौशल से हुई थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर से इसकी शुरुआत की थी। और कांग्रेस की यदि बात कर ली जाए तो प्रियंका गांधी ने भी चुनाव की पहली सभा जबलपुर में आकर की थी। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियों का जो मेन पॉइंट बोल सकते हैं वो जबलपुर था। यहां से ही लाडली लक्ष्मी बहना की शुरुआत हुई, कांग्रेस के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई। बीते चुनाव पर आ जाते हैं साल 2018 के। दरअसल इन पांचों जिलों में 38 सीटें आती हैं और इन 38 सीटों में 24 पर कांग्रेस का कब्जा था और 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर बड़ी हार देखने को मिली थी। उसके बाद में ही फिर जो दूसरा विधानसभा चुनाव आया है तो मेन फोकस कहीं ना कहीं महाकौशल पर किया गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाकौशल के जिले जबलपुर की। जबलपुर में वीआईपी सीटों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं जो काफी चर्चा में बनी हुई हैं। उन सीटों में पहले आ जाते हैं तो राकेश सिंह जो हैं वो जबलपुर से सांसद भी हैं और दक्षिण पश्चिम से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। इनके खिलाफ में तरुण भानोट हैं जो हमेशा से यदि बोलें तो तकरीबन 3 से 4 पंचवर्षीय से वो जीतते हुए आ रहे हैं। और बीती सरकार जो 15 महीने की कांग्रेस की थी उसमें वित्त मंत्री थे। इन दोनों के बीच में काफी टक्कर जो है वहां पर देखने को मिल रही है। और इसके बाद आ जाती है भोपाल जबलपुर उत्तर की सीट, जिसको बहुत बाद तक होल्ड करके रखा गया। दरअसल इसमें एक नाम आता है अविलाश पांडे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उनके बहुत करीबी माने जाते हैं और इस सीट से उनको उतारा गया है। इनका जो सामना है वो विनय सक्सेना है, उनसे है। हालांकि यहां से बसपा का कैंडिडेट भी उतारा गया है जो सिकंदर अली है। हालांकि टक्कर की यदि बात कर ली जाए तो अविलाश और विनय सक्सेना दोनों में यहाँ पे टक्कर देखने को मिलेगी। और बाकी पनागर सीट है जहां से सुनील इंदु तिवारी का अच्छा खासा वर्चस्व है, यहाँ से राजेश पटेल लड़ रहे हैं। इसके बाद में जबलपुर के बाद में यदि बड़े शहरों की बात कर ली जाए तो आ जाता है फिर सीधा मंडला में यदि चलते हैं तो यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिलता है कि जो निवास है, हालांकि ये रिजर्व सीट है, एसटी सीट है, यहाँ की 3 सीटें एसटी हैं। तो यहाँ से मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, उनको उतारा गया है। आदिवासियों का एक बड़ा चेहरे हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, काफी उनकी जान पहचान है, वहां से इनको उतारा गया है। और इनके खिलाफ में जो कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़ा किया है वो चैन सिंह बानखेड़े हैं। हालांकि बताया ये जा रहा है कि स्थिति अभी दोनों की ही साफ नहीं, टक्कर है, सीधा टक्कर बोल सकते हैं कि टक्कर यहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ हद तक जब मैंने वहां पर देखा तो फग्गन सिंह कुलस्ते की स्थिति काफी साफ देखने को मिली है। दूसरी सीट यदि बात करी जाए तो जो मेन मंडला है वहां से संपतिया उइके हैं।
2017 में एक नाम सामने आया था और संपत्ति उइके को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। उसके बाद में वो राज्यसभा सदस्य बनी थी। इनके खिलाफ में कांग्रेस की तरफ से अशोक मस्कुले खड़े हुए हैं। हालांकि यहां से जो जानकारी निकल कर आई और जो देखा, यहां से कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफी मजबूत लग रही है। मतलब कि जो कांग्रेस की स्थिति है, अशोक मस्कुले जो हैं उनकी स्थिति बेहतर यहां से देखने को मिल रही है। फिर आ जाता है, इसी में आता है बालाघाट। बालाघाट भी काफी चर्चित है क्योंकि यहाँ से पूर्व मंत्री हैं गौरीशंकर बिसेन, वो चुनाव लड़े हुए हैं। इस बार ये कहने को आया था कि उनकी बेटी हैं मौसमी सिंह, वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो जो बालाघाट है, मेन बालाघाट सीट से कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो अनुवा मुंजारे हैं और भाजपा की तरफ से गौरी शंकर बिसेन है। हालांकि इन दोनों में भी काफी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन जो स्थिति है वो ये साफ करती है कि भाजपा को यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। दूसरी ही यदि बालाघाट की सीट की यदि बात कर ली जाए तो राम किशोर कांवरे हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से मधु भगत हैं। इसमें भी टक्कर सीधी है। कांग्रेस जो है यहाँ से बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद में सीधा आ जाते हैं तो बालाघाट में ही एक सीट आती है प्रदीप जायसवाल, जो कि काफी चर्चित नाम रहा। पिछली बार वो निर्दलीय लड़े थे और जीत हासिल की थी, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा चेहरा वहां पर सामने पेश किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो साले हैं संजय वसानी, उनका नाम यहां से आया था। वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे। हालांकि कांग्रेस भाजपा दोनों को हार का सामना करना पड़ा था और प्रदीप जायसवाल यहां से जीत के भी आए थे। वर्तमान में यदि बात कर ली जाए तो उनको माइनिंग का निगम मंडल है प्रदीप जायसवाल के पास में, तो ये सीट भी काफी देखने को मिलेगी। और यहां से जो विक्की पटेल खड़े हुए हैं, इस बार कांग्रेस ने एक अलग प्रत्याशी उतारा हुआ है जिसकी जनता में काफी पेड़ है। तो ये टक्कर मानी जा रही है कि कांग्रेस यहां पर हावी होते हुए जो है दिखाई दे रही है। बालाघाट के बाद में सीधा आ जाते हैं सिवनी पर। सिवनी पर एक सीट है, यहां पर भी निर्दलीय जो कैंडिडेट हुआ करते थे दिनेश राय मुनमुन, उनका काफी वर्चस्व है। वो 2 बार से विधायक रह चुके हैं। हालांकि अब वो भाजपा की शरण में और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और कांग्रेस ने आनंद पंजवानी है, उनको जो है कि टिकट दिया हुआ है। लेकिन यहाँ की स्थिति कहती है कि कहीं ना कहीं भाजपा यहाँ पर बढ़त देते हुए दिखाई दे रही है। सिवनी के बाद में सीधा महाकौशल का जिला है नरसिंहपुर, वहां पे आ जाते हैं। नरसिंहपुर की जो स्थिति है, क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री हैं और वर्तमान सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, नरसिंहपुर से लड़ रहे हैं। जालम सिंह पटेल उनके छोटे भाई हैं। इससे पहले वो तकरीबन 3 बार नरसिंहपुर विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। और जो वर्तमान में कांग्रेस की तरफ से लाखन सिंह पटेल वहां से लड़ रहे हैं, वो प्रहलाद पटेल के खिलाफ, जालम पटेल के छोटे भाई के खिलाफ में चुनाव लड़ चुके हैं और हार का सामना किया है। लेकिन इस बार की स्थिति यहाँ की टाइट बताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को यहां से बढ़त मिल जाएगी, भाजपा जीत सकती है। दूसरी ही सीट लगी हुई है गोटेगांव। ये बड़ी चर्चित सीट है, क्योंकि जब कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की तो उसमें कांग्रेस अपोजिशन में थी। जो अध्यक्ष थे विधानसभा के, उनका नाम था एनपी प्रजापति, और एनपी प्रजापति गोटेगांव से आते हैं। और गोटेगांव में जब कांग्रेस का सीट डिक्लेयर की तो वहां से शेखर चौधरी को सीट दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं फिर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से उस सीट में परिवर्तन हुआ और यहां से एनपी प्रजापति को उतारा गया है। और बीजेपी की तरफ से बात कर ली जाए तो महेश नागेश हैं, ये प्रहलाद पटेल के काफी करीबी माने जाते हैं। और जो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, उनका जो पैतृक घर है वो गोटेगांव में भी है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस सीट पर पूरा प्रभाव प्रहलाद पटेल का भी है, इसलिए उनके करीबी को यहां से टिकट दिया गया है। और दूसरी बात, यहां से जब प्रचार कवरेज के दौरान देखा कि यहां पर 3 लोगों के बीच में टक्कर है, कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय, जिसको कांग्रेस की पहली बार सूची में टिकट दिया था, जिनका नाम था शेखर चौधरी, उनकी स्थिति यहां से काफी बेहतर है। लेकिन जो महेश नागेश हैं, उनका बीजेपी की तरफ से जीतना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि प्रहलाद पटेल, मैंने आपको पहले ही बताया था, उनके बहुत करीबी हैं। और प्रहलाद पटेल का जो पैतृक गांव है, घर है, वो गोटेगांव है। तो वहां पर इनका काफी अच्छा प्रभाव है।
तीसरी सीट यदि बोले तो नरसिंहपुर जिले की है तेंदुखेड़ा। ये भी चर्चित सीट है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता जो हैं संजू शर्मा, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। संजय शर्मा, इनके अपोज में जो बीजेपी ने टिकट दिया है वो विश्वनाथ सिंह को दिया हुआ है। विश्वनाथ सिंह इनसे संजय शर्मा से पहले भी चुनाव हार चुके हैं, 2 बार चुनाव हारे हैं। अब देखना होगा कि इस बार वह संजू शर्मा को जिता पाते हैं या नहीं। यदि स्थिति की बात कर ली जाए तो तेंदुखेड़ा से संजय शर्मा की स्थिति काफी बेहतर बताई जा रही है। जो सबसे नरसिंहपुर जिले की हाई प्रोफाइल सीट यदि बोल दिया जाए तो वो है राव उदय प्रताप सिंह, क्योंकि राव उदय प्रताप सिंह नर्मदापुरम जो क्षेत्र है होशंगाबाद जिसको बोलते थे, वहां से सांसद हैं और 4 बार के सांसद हैं। ऐसे में 4 बार के सांसद को यदि टिकट दिया गया है गाडरवारा से, और वहां पर कांग्रेस की तरफ से सुनीता पटेल को टिकट दिया गया है, स्थिति काफी यहाँ पर दोनों की 50-50 ही बोल सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग कवरेज के दौरान वहां पर देखा था तो राव उदय प्रताप सिंह का काफी विरोध भी वहां पर गांव में देखने को मिला था, जिसका कवरेज बाकायदा हम लोगों ने किया हुआ था। यहाँ से सुनीता पटेल की स्थिति काफी बेहतर है और सुनीता पटेल इससे पहले भी जो है कि यहाँ से विधायक रह चुकी हैं और ये राहुल भैया जो अर्जुन सिंह के बेटे हैं उनकी बहुत करीबी मानी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजनीति में लाने वाले वही हैं, और तो ये स्थिति है यहाँ से क्लियर बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये पूरे महाकौशल का गणित था। अब देखना होगा कि आने वाले 3 तारीख को सर पर ताज किसके फहरेगा। एक बड़ी बात ये भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस बार यदि मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की तरफ से कहा जाए तो लाडली लक्ष्मी बहना जो है वो मास्टर स्ट्रोक के रूप में उभर के आया है और इसकी शुरुआत जबलपुर से ही हुई है। मतलब कुल मिलाकर कहा जा सकता है चाहे कांग्रेस हो या फिर भाजपा, दोनों ने ही अपने जो है कि चुनाव प्रचार की शुरुआत जबलपुर से की थी। क्योंकि पिछले बार बीजेपी को काफी निराशा यहां से देखने को मिली थी, कांग्रेस ने काफी बढ़त की थी, लेकिन इस बार 4 से 5 जो बड़े 2 मंत्री हैं, 3 सांसद हैं, उनको उतारा गया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ परिवर्तन होगा और ये साफ हो जाएगा कि 3 तारीख को महाकौशल में जो क्षेत्र जो 38 सीटें हैं इन पर सबसे ज्यादा कब्जा किसका होता है। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश के तमाम अंचलों का सियासी गणित और एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम। बने रहिए और देखते रहिए चौथा खंबा।